हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल, ठीक, विश्व का भूगोल से वायुमंडल टॉपिक से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, सिर्फ वायुमंडल से ही नहीं बल्कि अक्षांश और देशांत रेखाएं, मानचित्र और स्थल मंडल जिसमें देश, पर्वत, पठार आदि से संबंधित सभी क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गया, तो पहले क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लेते हैं। देखिए, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओके, आगे है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आगे देखते हैं। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। ओके, आगे है, समताप मंडल। समताप मंडल सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। ओके, कौन? समताप मंडल। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं भाई। रेड कलर। ओके, चलिए देखिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ओजोन के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, तो वह है समताप मंडल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? बताइए। समताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल में, पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की परत होती है। ओके, आगे देखते हैं। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो थर्मोस्फीयर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। हाइग्रो हाइग्रोमीटर। ओके, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर कहलाती है। ठीक, ये भी हो गया। पृथ्वी का औसत ताप क्या होता है? 16 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आंसर आ गया भाई, पढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मौसम विज्ञान। ओके, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान यानी मेटेओरोलॉजी। ठीक, मेटेरोलॉजी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? बताइए। ओजोन के। ठीक,
ओजोन के अवक्षय के कारण। वायुमंडल को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल जो होता है बाह्य वायुमंडल होता है। ओके, और एक होता है बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 13 किलोमीटर होती है। किसकी? क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होती है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर, एक विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की है। ओके, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इसकी सघनता शीत ऋतु में अधिक होती है। किसकी? क्षोभ मंडल की। ओके, इस स्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर में होता है, यानी क्षोभ मंडल में। ठीक, क्षोभ मंडल में मौसम का परिवर्तन होता है और इसी स्तर या इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता है, 1 डिग्री से घटता जाता है। ठीक, जैविक क्रियाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। कौन? क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं और समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। यह परत कौन सी परत? समताप मंडल परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित ओजोन परत है, समताप मंडल परत बोल रहे हैं। ओजोन परत जो है यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? बताइए, अभी जस्ट बताए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्षोभ मंडल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विविध जलवायु एवं मौसम संबंधी घटनाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ पर घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा कुछ और है, पढ़ रहे हैं कुछ और, तो कहने का मतलब वही होता है। ठीक, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वे क्षोभ मंडल में होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाला वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? बताइए। ट्रोपोस्फियर कहलाती है भाई। ओके, आप लोग जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? बताइए। नाइट्रोजन से। ओके, पृथ्वी को घेरती हुई जितनी स्थान पर वायु रहती है, ठीक, पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की निम्नतर परत यानी निचली परत, वायुमंडल की निम्नतर या निचली परत क्षोभ मंडल में, आप लोग जानते ही हैं वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल है। ठीक, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की होती है। ओके, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बताइए भाई, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? 78.03। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है। कितनी है भाई वायुमंडल की परतें? बताइए। 5 परतें हैं भाई। देखिए, वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक होता है। ओके, इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर इसे क्रमशः नीचे से ऊपर 5 स्तरों में विभक्त किया गया है। पहला स्तर है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर, ठीक, 13 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नंबर है समताप मंडल। समताप मंडल जो है 13 से 90 किलोमीटर। ओके, उसके बाद फिर तीसरा है मध्य मंडल, जिसे 90 से 80 किलोमीटर दिया है भाई, 80 किलोमीटर। ओके, 90 से 80 नहीं, 90 से 180। ओके, 90 से 180 किलोमीटर। और नंबर 4 है आयन मंडल, और आयन मंडल जो है 180 से 400 बोल रहे हैं, 180 से 640 किलोमीटर। ओके, और पांचवा है वायुमंडल। वायुमंडल जो है 640 से 1000 किलोमीटर। ठीक, 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। अतः 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। ओके, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, इसको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधी बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी से ऊपर, ठीक, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताइए। ट्रोपोस्फियर। ओके, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई वाला ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? बताइए भाई। आयन मंडल। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, आयन मंडल। मध्य मंडल सीमा के ऊपर, ठीक, मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। ओके, यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? बताइए भाई, कितनी ऊंचाई तक है? 300 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। वायुमंडल का सागर तल से 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है।
इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 सुस्पष्ट परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों को आवरण है। ठीक, गैसों का आवरण है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? बताइए भाई, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आयन मंडल। ओके, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल। ठीक, आगे देखते हैं। आयन मंडल जो है ताप मंडल का भाग है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के ऊष्मा का स्रोत मुख्यतः सूर्य से प्राप्त लघु तरंग विकिरण है, किंतु इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता, बल्कि पृथ्वी इस लघु तरंग विकिरण को अवशोषित कर जब दीर्घ तरंगों का विकिरण करती है तो इसी से वायुमंडल गर्म होता है। और क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह से सबसे निकट होने के कारण यह वायुमंडल का सबसे तप्त भाग बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंटार्कटिका के ऊपर। ओके, ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है। ठीक, ओजोन जो है समताप मंडल में उपस्थित होती है। इससे परावैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ठीक, समताप मंडल में वहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर चला है। ओके, ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का यानी अधिक क्षति होने का, किसका? ओजोन का अधिक क्षति होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर पता चला है। ओके, समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास यानी क्षति ओजोन छिद्र कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, समताप मंडल। ठीक, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक आवरण है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था। किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, UNCED। ठीक, UNCED। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। UNCED का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक,
द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। ओके, पृथ्वी शिखर सम्मेलन UNCED, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके, द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। ओके, शिखर सम्मेलन जो है वह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है। ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है। ओके, ताप एवं वायुदाब के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है, अर्थात जब ताप बढ़ता है तो दाब घटता है। ठीक, जब ताप बढ़ता है तो दाब घटता है तथा ताप घटने पर दाब बढ़ता है। ठीक, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम से व्यक्त किया जाता है। ओके, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम से व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक आ गया है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक, एशिया का क्षेत्रफल है, देखिए नोट करते हुए चलिए, 44,579 वर्ग किलोमीटर। ठीक, एशिया का क्षेत्रफल है 44,579,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और पूछ ले कितना है तो भाई 44,579,000 वर्ग किलोमीटर है। ओके, आगे देखते हैं। और सबसे छोटा तो आप लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव, ठीक, समानांतर बोले हैं, समांतर घेराव, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अक्षांश। ओके, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची हुई मानी गई हैं। ये पूर्ण वृत्त होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? बताइए। 4 मिनट का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मिनट का। ओके, किसी दो देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। प्रधान
मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व की ओर जाने पर समय में क्रमशः वृद्धि तथा पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्रमशः कमी हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? बताइए। भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। ओके, आगे देखते हैं। 1 मिनट, ठीक है भाई, देखते हैं। देखिए, इससे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे करना चाहते हैं कि विश्व के सभी अंगों में, ठीक, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? बताइए। शरदकालीन विषु कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन का मिलान करना है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताना है। बताइए भाई। प्रधान मध्याह्न रेखा रेखांश है, सही है। कर्क रेखा अक्षांश है। भूमध्य रेखा अक्षांश है। तीनों के तीनों सही है भाई, सभी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? बताइए, कौन सी काल्पनिक रेखा? विषुवत रेखा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? बताइए। 180 देशांतर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, हॉर्स लेटीट्यूड्स। ओके, उस उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को हार्स लेटीट्यूड्स या अश्व अक्षांश कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? बताइए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। देखिए, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक निम्न वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। ओके, इस क्षेत्र में धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती हैं, क्योंकि इस ओर जाने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर
ऊपर उठने लगती हैं। परिणाम स्वरूप इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय धाराएं शांत होने के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है भाई, बताइए? पाकिस्तान से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती, जबकि भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार से होकर यह गुजरती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइए? मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ठीक, भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती हैं, बताइए? ऑप्शन नंबर डी सही है, अफ्रीका से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सब ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? 180 देशांतर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर कहलाता है। ग्रीष्म आयनात कब होता है? 21 जून को। ओके, गरजती चालीसा क्या है, बताइए? गरजती चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। ठीक, 180 अक्षांश हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका से। ठीक, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका से। ठीक है, अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? अंश में। ठीक, अक्षांश को अंश इकाई में मापा जाता है। आगे देखते हैं। देखिए उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर आयनात होता है, बताइए? 21 जून का। ठीक, उत्तर आयनात के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए आयनात या सॉलिस्ट तथा विषुव यानी इक्विनॉक्स के संबंध में सही है, क्या सही है भाई? 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ओके,
दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? गोर। ठीक, आगे देखते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली तथा फिलीपींस में से किस देश से होकर नहीं जाती है या नहीं गुजरती है? बताइए। फिलीपींस से। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। ओके, देखिए, भूमध्य रेखा केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। ठीक, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ओके, आगे देखते हैं। 66 सही 1/2 यानी 66.5 दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिक वृत्त को। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 66.5 उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? उत्तर ध्रुव यानी आर्कटिक वृत्त। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त। ओके, किस यामोत्तर पर मध्य रात्रि होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे? 180 पूर्व। ठीक, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है भाई। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा देशांतर कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 90 अंश दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाती है? दक्षिण ध्रुव को। ओके, आगे देखते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? कर्क रेखा को। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ओके, वर्ष के किस तिथि को शीत आयनात होता है? बताइए। ऑप्शन बोल रहे हैं। 22 दिसंबर को। ओके, क्या ही बताएं, ऑप्शन बोलने की आदत पड़ गया था। चलिए, कोई बात नहीं, अभी ऑप्शन भी बोलने वाले हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव यानी आर्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ओके, उत्तरीय गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? बताइए। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, 23.5 डिग्री अंश। ठीक, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? मकर रेखा दर्शाता है भाई। प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 देशांतर। ओके,
प्रमुख यामोत्तर का मान 0 देशांतर है। आगे देखते हैं। देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। ओके, कर्क रेखा जो है एशिया से होकर के गुजरती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है? 4 मिनट में। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। आगे देखते हैं। देखिए, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? वर्ष में 2 बार। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ओके, 21 जून को शीतकालीन सोलिस्ट यानी आयनत दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, विषुव दिवस क्या होते हैं? जब दिवस और रात्रि एक बराबर होते हैं। ठीक, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मानचित्र रेखाओं से। ठीक, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, देखिए इसमें भी पहले क्वेश्चन आंसर ही हैं भाई, पढ़ लेते हैं। पढ़ने में क्या जाता है, चाहे पहले प्रैक्टिस लगाएं या पहले क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, देखिए, नेफोमीटर। ठीक, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? बादलों की मात्रा एवं गति। इम्पोर्टेंट है भाई। नेफोमीटर, नेफोमीटर से बादलों की मात्रा यानी कितनी मात्रा में बादल उपस्थित हैं और उनकी गति, मतलब बादल कितनी तेजी से आ रहे हैं, कितनी तेजी से जा रहे हैं। ठीक, इसका मापन जो है नेफोमीटर के द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट का रेखांकन करता है या उन्हें बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। ओके, कार्टोग्राफर। आगे देखते हैं। देखिए, वर्षा मानचित्र। ठीक, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को विषय परक मानचित्र कहते हैं। ओके, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? हैच्योर कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आइसोहाइट कहते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूचना के रूप में दूसरे या दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? विषयक मानचित्र। ओके, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा। ओके, ऑप्शन नंबर पहला ही सही भाई। ऑप्शन। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर कहने का आदत पड़ गया है भाई।
देखिए यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। ओके, कौन सा मौसम आता है? बसंत मौसम। ठीक, बसंत मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इसको यहीं पर देख ले भाई। देखिए नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। ठीक, नक्शे के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई थोड़ा सा इसे कम जूम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं भाई? कंटूर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर लाइन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्रफल की विस्तृत धरातली विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उभरा मानचित्र। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्रफल की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाले पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को उभरा मानचित्र कहते हैं। यह मैप त्रिविमीय होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? बताइए समभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? बताइए। दाब दर्शाती हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ कहते हैं। ठीक, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं, समभारी कहते हैं। और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। ठीक, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तथा समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ, ठीक, आइसोनेफ कहते हैं। ओके, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं या समभारी कहते हैं। ओके, और देखिए समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट या समवर्षा कहते हैं तथा समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहलाते हैं। ओके, या फिर आइसोहेलाइन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? बताइए। आइसोहाइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी हमने जो बताया वही प्रैक्टिस हो रही है भाई। देखिए आगे। देखिए मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? बताइए। समवर्षा रेखाएं। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, समवर्षा रेखाएं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मिलान करना है भाई, चलिए मिलान करिए। आरेख है, विशेषताएं हैं, मिलान करना है। मिलान करिए। एक देखिए ये है बड़े पैमाने वाला मानचित्र,
बड़े पैमाने वाला मानचित्र का मिलान किससे होगा? अधिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड से मिलान होगा। ठीक, पहले का दूसरा। और रेखाचित्र, रेखाचित्र बिना पैमाने की, रेखाचित्र जो है बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया। ओके, और है देखिए खाका, खाका जो है, खाका क्या है? पैमाने की सहायता से खींचा गया। ओके, तो इसका मिलान हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? बताइए। समताप रेखाएं, आइसोथर्म। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइसोहाइट जो है, आइसोहाइट वर्षा से संबंधित है। ठीक, वर्षा का घटक है। ठीक, वर्षा, आइसोहाइट वर्षा। आइसोबार, आइसोबार जो है दाब। ठीक, दाब। और आइसोहेल, आइसोहेल जो है सूर्य प्रकाश। और आइसोथर्म, आइसोथर्म जो है तापमान। ठीक, तापमान है, ताप लिखे हैं, मान आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, और एक है हाइग्रोफाइट। ठीक, हाइग्रोफाइट, हाइग्रोफाइट मतलब आर्द्रता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मानचित्र पर समान दाब क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए। मानचित्र पर समान दबाव, ठीक, समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। भौगोलिक समन्वय। ठीक, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को भौगोलिक समन्वय तंत्र या जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। इसके तहत मानचित्र के स्थान निर्धारण के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए। मानचित्र कला या कार्टोग्राफी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार व्यक्त किया जाता है भाई? औचित्य। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लैनीमीटर। ओके, प्लैनीमीटर के द्वारा मानचित्रों पर क्षेत्रफल को मापा जाता है, जबकि ओपिसोमीटर के द्वारा लंबाई को मापा जाता है। ओके, ओपिसोमीटर, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित
दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विषय संबंधी मानचित्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है स्थल मंडल। देश, पर्वत, पठार, इनसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? बताइए। सागर माथा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है, सागर माथा की ऊंचाई जो है 8848 किलोमीटर है। ओके, वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं। देखिए दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? बताइए। दुनिया की छत इनमें से किसको कहा जाता है भाई? पामीर का पठार, ठीक, पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? बताइए। भूसंधि यानी स्थल डमरू मध्य। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्थल डमरू मध्य अथवा भूसंधि भूमि की एक पतली पट्टी है जो दो बड़ी जल राशियों को अलग अलग करती है तथा दो बड़े भूभागों को जोड़ती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सी सीमा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? बताइए। रेड रेड क्लिफ रेखा। ओके, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सिरिल रेडक्लिफ नामक ब्रिटिश वकील ने भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में किया था। भारत और पाकिस्तान चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? बताइए। म्यांमार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, म्यांमार बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर से घिरा हुआ है, जबकि भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए। चीन के साथ, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? बताइए। सर क्रीक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं, कौन से देश हैं भाई? बताइए। चीन और भारत। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य हुए समझौते के बाद 1914 में खींची गई थी। वर्तमान में यह भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? बताइए। थाईलैंड की। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। ठीक, मंगोलिया के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी यानी 4677 किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा है 76 किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताइए। वलित पर्वत का। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, पहले इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ये संपीड़न की शक्तियाँ द्वारा निर्मित पर्वत हैं। ठीक, इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसके अन्य उदाहरणों में आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज तथा एटलस पर्वत हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है भाई, करिए मिलान फटाफट से। हिमालय का एशिया से। ठीक, एक मिनट। हिमालय का एशिया से। एंडीज, एंडीज का दक्षिण अमेरिका से। ठीक, एंडीज का दक्षिण अमेरिका से। रॉकी का उत्तरी अमेरिका से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? बताइए। रोम को। ठीक, रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? पर है यहाँ भाई, मिट गया है। ठीक है, बताइए। वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वाशिंगटन डीसी शहर पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। ओके, देखिए। देखिए, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है भाई? बताइए। रक्षक मेखलाएं बनाकर। ओके, ऑप्शन नंबर कौनो ना भाई, बताइए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अभी हमने जो भाषा बोली वो कौन सी भाषा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। मिलान करना है भाई इसमें। रेगिस्तान और राजस्थान, रेगिस्तान और स्थान, राजस्थान बोल रहे थे, बताइए। सरासर नाइंसाफ़ी। देखिए, रेगिस्तान और स्थान मिलान करना है भाई, बताइए। कौन सा ऑप्शन किससे मिलान होगा? कालाहारी, कालाहारी, मजाक कर रहे हैं भाई, सीरियस मत लीजिएगा। रेगिस्तान और स्थान में। ठीक है, निकल जाता है कभी कभी। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, कालाहारी, कालाहारी का अफ्रीका से मिलान। ओके, और अटाकामा, अटाकामा दक्षिण अमेरिका से। ओके, थार, थार जो है एशिया से। और ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, मिलान हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है भाई? उत्तरी। ठीक, उत्तरी हिस्से में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है। ओके, देख लीजिए 18 ही क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल उच्च उष्ण मरुस्थल है। ओके, कौन है? सहारा मरुस्थल। और इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया देशों में है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? बताइए, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए। नैसार, ठीक, नैसार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं भाई? बताइए। थार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। ठीक, इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मध्य फैला हुआ है। भारत में यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के दक्षिण भाग तथा गुजरात के उत्तरी भाग में विस्तारित है। पाकिस्तान में यह सिंध प्रांत के पूर्वी भाग तथा पंजाब प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तारित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? बताइए। बामाको। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? बताइए। रूस। ओके, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। इसके बाद 6 बड़े देश क्रमशः कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए। भूटान है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और सबसे अधिक क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी राज्य कौन है? बांग्लादेश। ओके, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? बताइए, राजधानी बतानी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है नेपाइडो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, कोर्सिका द्वीप संबंधित है। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है भाई? नेपोलियन बोनापार्ट से। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं जोड़ा पहचानना है भाई। देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, यही जोड़ा सही नहीं है, डेक्के डोबा मत्स्य ब्राज़ील। ओके, बाकी और सब सही है। सुमात्रा तूफान, मलेशिया, काजन नदी,
बोर्नियो और हेविया ब्रिज ब्राज़ील। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है बताना है, बताइए। उत्तर कोरिया, सियोल। ओके, ऑप्शन नंबर सी ही गलत कर दी है। ओके, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता। ओके, मालदीव का राजधानी है माले, सही है। ठीक, पहला और दूसरा सही है। और उत्तर कोरिया, ठीक, उत्तर कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है। ओके, और दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। ठीक, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा भाई, हम जो बोल रहे हैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और है दक्षिण कोरिया, सियोल, और जिम्बाब्वे, हरारे। ओके, सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना भाई देश और राजधानी। ठीक है, मिलान करते हैं हम लोग। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। ओके, कोलंबिया, कोलंबिया, एक मिनट, कोलंबिया जो है बोगोटा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, कोलंबिया बोगोटा। मिस्र, काहिरा। ओके, मिस्र काहिरा या कायरो। और जिम्बाब्वे हरारे। ओके, जिम्बाब्वे हरारे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ऑप्शन सही है? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंधकारमय महाद्वीप है, अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है भाई? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ठीक, क्योंकि इसके आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है, साथ ही यहाँ शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण शिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, क्या जोड़ता है भाई? बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ओके, देखिए, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क, ठीक, सार्क का सदस्य नहीं है बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है भाई? डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप भी है, आर्कटिक और अटलांटिक सागर के मध्य में स्थित है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जो डेनमार्क के अधीन है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए,
भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? बताइए। बांग्लादेश की। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है। भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हम जो जितनी बातें कह रहे हैं आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कसम से बता रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हमें अपनी जो है अपनी तरफ से कुछ जोड़ कर नहीं बताना है, ठीक है। जितना भी बताएंगे वे सभी के सभी बातें जो है एग्ज़ाम में पूछी हुई बातें और पूछी गए क्वेश्चन और पूछे गए आंसर होंगे। ओके, तो हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? बताइए। लेबनान। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। इराक पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश है। इराक पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण देश है, जिसकी सीमा पश्चिम में जॉर्डन से, उत्तर पश्चिम में सीरिया से, उत्तर में तुर्की से, पूर्व में ईरान से तथा दक्षिण में कुवैत और सऊदी अरब के साथ लगती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे छोटा देश यानी जनसंख्या में कौन सा है? बताइए। वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं। और सबसे, अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से, तो मोनाको, ठीक, मोनाको 35,000 जनसंख्या। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुराने श्याम प्रवेश का नया नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है। थाईलैंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। थाईलैंड इंडो चाइना प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित है, ठीक है। थाईलैंड इंडो चाइना प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित है। इसे प्राचीन काल में श्याम के नाम से जाना जाता था, ठीक। किसे? थाईलैंड को प्राचीन काल में श्याम के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को नहीं धोता है? बताइए। केन्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पेशावर, पेशावर किसके निकट है? बताइए। खैबर दर्रा, ठीक, खैबर दर्रा के निकट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसार का सबसे अधिक आर्द्र प्रायद्वीप है, कौन सा है भाई? अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ, इसके पीछे जो है बहुत सारे क्वेश्चन हुए, उसमें ये भी था। इस टाइप के क्वेश्चन थे। बताइए। दक्षिण अमेरिका में, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र स्थल भारत का मासिनराम है, जो एशिया महाद्वीप में है, परंतु संपूर्ण क्षेत्रों में औसत वार्षिक औसत के वितरण को देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप सबसे आर्द्र महाद्वीप है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? बताइए। डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रवांडा
की राजधानी क्या है? बताइए, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, रवांडा की राजधानी किगाली है। यह रवांडा का सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक केंद्र है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? बताइए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? क्वेश्चन नंबर 50 है। इंडोनेशिया, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं। देखिए, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है? बताइए, दक्षिण एशिया में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, एशिया के दक्षिण एशिया भाग में पाकिस्तान अवस्थित है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों में अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका शामिल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, काले वन पाए जाते हैं। देखिए, काले वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई? जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी हेल्डबर्ग है। यूरोप की प्रसिद्ध डेन्यूब नदी यहीं से उद्गमित होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन है, इसके भी हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए, बॉसजेज, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट तथा फुजियामा में से कौन सा एक ब्लैक माउंटेन का एक उदाहरण नहीं है? फुजियामा, ठीक, और बाकी सभी हैं, ठीक, बागजेज, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची, ठीक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ओके, आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा पर। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून। आगे देखते हैं। बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया तथा लाओस देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता? कंबोडिया। ओके, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। भारत भारत और चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मैकमोहन रेखा, ठीक, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आगे देखते हैं। देखिए, यूरेशिया एरिया तथा यूरोप का संयुक्त भूभाग। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर चोटी माउंट एवरेस्ट। ओके, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? यूराल, ठीक, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? यूराल को। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल, ठीक। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तथा म्यांमार में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती? कंबोडिया की। ओके, आगे देखते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में।
ओके। देखिए, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? लगभग 26 से 27% भाग पर। ठीक। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ओके। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश पर। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ओके। दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक माउंट और क्या है भाई, किलिमंजारो में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है भाई? माउंट ब्लैक। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉक्सेज ब्लैक फॉरेस्ट सियरा नेवादा में से कौन सा भ्रंशोथ पर्वत उपयुक्त सभी है? ठीक है। आगे देखते हैं, इनको थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है। देखिए, बिडरू टागाला, ठीक, बिडरू टागाला या माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का। आगे देखते हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? यूएसए में। ओके। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार तथा बोलिविया का पठार में से कौन सा अपरिवर्तनीय पठार का उदाहरण नहीं है? मेटागोनिया का पठार। ओके। भारत के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? पश्चिम उत्तर में। ठीक। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? 5। नेपालों का क्षेत्रफल लगभग, नेपालों का बोल रहे हैं, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग 147181 वर्ग किलोमीटर। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, लाओस पठार चीन में स्थित है। भारत, बांग्लादेश, लाओस, चीन में से किस देश के साथ म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लंबी है? चीन की। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महाद्वीपीय संहित में प्रॉपर्टी की मोटाई, ठीक, कितनी है? 35 है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, वलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत, प्रच्छन्न पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत में से कौन सा एक पर्वत का प्रकार नहीं है? प्रच्छन्न पर्वत। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। महाद्वीपीय संघित, ठीक, महाद्वीपीय संघित में प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सिलिकॉन, सिलिका तथा एल्यूमिना। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के साथ देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। ओके। एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? युवा वलित पर्वत। एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ठीक।
एल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। आगे देखते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? म्यांमार। ठीक। मरुस्थल, पर्वत, पठार तथा महासागर में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल में। आगे देखते हैं। मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? मालदीव। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? बांग्लादेश। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? बांग्लादेश। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ओके। विश्व का सबसे बड़ा कम बोले हैं गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ठीक। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ओके। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो रेखाओं के मध्य की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के। ओके। आगे देखते हैं। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। ठीक। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। ओके। किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? थाईलैंड को। ठीक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? काराकोरम। ओके। आगे देखते हैं। पर्वतों के अध्ययन को कहते हैं ओरोलॉजी। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार या वलित पर्वत। आगे है, म्यांमार की राजधानी नायपीडा। ठीक। नायपीडा है। आगे देखते हैं। देखिए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ओके। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ओके। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, इटली की राजधानी क्या है? रोम। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। माले मालदीव की राजधानी। यूनान की राजधानी एथेंस। ओटावा कनाडा की राजधानी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। आगे देखते हैं। देखिए, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ठीक। एक है ऑस्ट्रिया। ठीक। ए वाला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और ये दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। आगे देखते हैं। देखिए, प्राग। ठीक।
चेक गणराज्य की राजधानी है। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। ठीक, इराक बगदाद। ठीक, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और एशिया में सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। गोबी मरुस्थल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग किस देश में आता है? मंगोलिया। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? यूरोप का। ओके, तो दोस्तों ये थे विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, जो कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑफलाइन एग्ज़ाम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।